जो 134th बर्थ एनिवर्सरी बाबा साहब की जो चल रही है, तो एक बड़ी चर्चा हम लोग देख रहे थे कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर भारत के एक आइकॉन के रूप में उभरित हुए हैं। तो मुझे ये कहना है कि आज सिर्फ भारत में ही नहीं तो समूचे विश्व में जो है वो काफ़ी लोग बाबा साहब को एक आइकॉन मानते हैं। और मेरा कहना है कि सिर्फ भारत के लिए नहीं तो ये ग्लोबल आइकन, ही हैज इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल आइकन। मेरे कुछ दोस्त हैं अफ्रीकन अमेरिकन, वो कहते हैं कि उनकी जो प्रतिभा है बाबा साहब की, वो बहुत सारे जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनको साथ में मिलाने के बाद जो बनेगी वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है। अभी हाल ही में कोरिया में बाबा साहब अम्बेडकर का दूसरा स्टैचू लगाया गया है। तो मेरे सामने थोड़ी समस्या है क्योंकि मैं जिस विषय के ऊपर बात करने वाला हूँ, इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की इकोनॉमिक्स बड़ी कठिन होती है हिंदी में बात करना, तो मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोलूँगा, काफ़ी हद तक मैं अंग्रेजी में बोलूँगा, और जहाँ मुझे मतलब पॉसिबल है वहाँ मैं हिंदी में बात करूँगा। सो वी नो ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बाबा साहब लाइफ एज अ थिंकर, एज अ फिलोसोफर, एज समबडी हु हैज बिल्ट द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी फॉर दिस कंट्री. He is somebody who has devoted his entire life to make India what it is today in terms of its, social democracy. But we know very little about who Dr. Baba Saheb Ambedkar was as an economist. So before I come to that, I'm going to talk a bit about 75 years of the Constitution of India. It was written primarily, majorly by Baba Saheb Ambedkar. He is the architect of the Constitution of India. But he was not entirely satisfied with the Constitution of India because he wanted to give India something which was never there in any constitution of the world. वो भारत के संविधान में ऐसी बात डालना चाहते थे कि जो किसी भी संविधान में नहीं हो, और उसके लिए बाबा साहब ने बहुत कोशिश की लेकिन वो हुई नहीं। तो कौन सी बात है? 1950 में 1950 when India became a people's republic, we no longer remain the subject of a king or a queen of Britain. हम लोग उस दिन नागरिक हुए हैं, और ये जो नागरिक होता है, ये नागरिकता इतनी वैल्यूएबल है कि हम अगर इसकी कल्पना करेंगे तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो दिल्ली में नहीं बैठती, वो मुंबई में नहीं बैठती, कोई स्टेट कैपिटल में नहीं बैठती, तो हम सबके अंदर जो है वो सबसे बड़ा ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो मतलब सिटीजनशिप। और जो सिटीजनशिप है ये सबसे बड़ा होता है। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर सबसे बड़ा कोई होता है तो होता है नागरिक, सिटीजन। इट इज द हाईएस्ट ऑफिस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और अगर कोई आदमी अगर नागरिक है तो सिर्फ नागरिकता जो है वो नॉमिनल नहीं होती है, सिटीजनशिप इज ऑल्सो अ बंडल ऑफ राइट्स। सिटीजनशिप के साथ आपको ऐसे अधिकार आते हैं जो अधिकार गवर्नमेंट भी आपसे छीन नहीं सकती है। आप देखिए इस बात को ध्यान से देखिए, कितना एम्पावरिंग है ये कि गवर्नमेंट भी आपसे वो अधिकार छीन नहीं सकती है। वो अधिकारों को हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया है, लेकिन जो बाबा साहब हम सभी नागरिकों को एक अधिकार देना चाहते थे, वो देना चाहते थे आर्थिक अधिकार। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, बाबा साहब ने मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की बात की है। आर्थिक अधिकार हमें मिले हैं। आर्टिकल 41 जो भारत का जो संविधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो आया है, देयर दी राइट टू वर्क इज इंक्लूडेड, राइट टू हैव अ गुड लाइफ इज इंक्लूडेड, बट इट इज नॉट एनफोर्सिएबल। तो जब हम बाबा साहब के इकोनॉमिक फिलोसॉफी की बात करते हैं तो इतने मतलब बड़े आयाम में जब तक हम सोचते नहीं है कि एक डेमोक्रेटिक जिसको बोलते हैं सोशलिज्म, हम देखते हैं आज दुनिया में हर जगह पे सोशल डेमोक्रेसी की बात चलती है। जैसे मतलब जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, डेनमार्क, आपका स्वीडन, नॉर्वे, एक ऐसा कहते हैं कि ये जो कंट्री है ये डेमोक्रेसी इसमें बहुत अंदर तक चली गई है। दे हैव वेरी डीप डेमोक्रेसी, दे हैव वेरी डीप सोशल डेमोक्रेसी। और बाबा साहब अम्बेडकर सोशल डेमोक्रेसी की बात तब करते हैं जब भारत जो है 1950 के आखिरी के भाषण में आप देखेंगे कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है। एक कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि एक हाथ में वी हैव अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वेयर वी हैव वन मैन वन वोट, and on the other hand there is a complete denial of that when it comes to the social and economic life. अभी हमें लगता है कि आजादी के इतने साल के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन के 75 साल के बाद जो है ये सारी समस्याएं खत्म हो गई रहेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन मिट गया रहेगा, ऐसा नहीं है।
अभी एक महीने के अंदर एक रिपोर्ट आई, इंडस वैली करके एक थिंक टैंक है उसकी, और बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। तो वो रिपोर्ट कहती है कि भारत में जो 13 करोड़ लोग हैं, वो 13 करोड़ जो लोग हैं, वो जो तबका है, वो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं मेक्सिको के साथ। उसकी जो कंजम्पशन जो ये है स्टेक, वो है मेक्सिको के इक्वल। और जो 34 करोड़ का जो तबका है भारत का, 34 करोड़, उसकी जो कंजम्पशन की जो कैपेसिटी है, वो है इंडोनेशिया से कंपैरिजन होती है उसकी। और जो 100 करोड़ भारतीय है नागरिक, वो 100 करोड़ भारतीय नागरिक का जो कंजम्पशन का कैपेसिटी है, जो डायरेक्टली आपका परचेसिंग पावर के साथ उसका संबंध होता है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 100 करोड़। और वो 100 करोड़ लोग जो है वो सब सहारन, मतलब वर्ल्ड में सबसे पुअर जो एरिया है वो है सब सहारा। और भारत की 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन हैज द कंजम्पशन कैपेसिटी इक्विवेलेंट टू द पीपल इन द सब सहारन रीजन। मतलब आज हम देखेंगे कि जो भारत के 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ द सिटीजन हैव नो इकोनॉमिक राइट्स। और ये बात हमें समझने इसलिए जरूरी है क्योंकि बाबा साहब, अगर ये जो बाबा साहब चाहते थे कि इकोनॉमिक राइट्स ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आते हैं एज ए एनफोर्सेबल राइट्स, तो भारत आज कहीं से कहीं तक पहुंच गया रहता। इतना 100 करोड़ का अगर आपका मतलब जो पॉपुलेशन है, 2/3 ऑफ द इंडियन population, if it has no capacity to purchase, if it has no capacity to consume, then I think we are looking at something very grave reality of our country. और इसीलिए when we look at Baba Saheb Ambedkar as an economist, he was not an ordinary person. Madam has referred about the monetary economics. His book on problem of rupee is so fundamental that the foreigner study it. आज भी अगर आपको भारत के मनी का, भारत के रुपी का अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, बुद्धा से लेके ईस्ट इंडिया कंपनी तक और उसके बाद, तो सिर्फ एकमात्र बुक है प्रॉब्लम ऑफ रुपी। ऐसा मैं नहीं कहता, जो एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का एक जो स्कॉलर है वो कहता है। और ये जो किताब है ये इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी है कि उस किताब में बाबा साहब ने बोला था कि जो मनी है, जो रुपी है, वो स्टेबल होना चाहिए। इसका जो डिसीजन मेकिंग के लिए एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, और वो है आरबीआई। आरबीआई जो है वो बाबा साहब के सपनों से, बाबा साहब की जो पॉलिसी थी, और बाबा साहब का मॉनेटरी जो पॉलिसी बोलते हैं इसको, उसमें बाबा साहब का बहुत पहले से इंटरवेंशन रहा है। जैसे मान लो हिल्टन यंग कमीशन है, इतना गहराई से बाबा साहब ने मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की स्टडी की है भाई और बहनों। उस जमाने का सबसे बड़ा मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट था केनीज। आपने नाम सुना है केनीज? नाम सुना आपने? जिसकी वजह से ये सब WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ये बने हैं संस्थाएं, उसका निर्माता। उसने जब इंडियन करेंसी के ऊपर किताब लिखा, बाबा साहेब अंबेडकर हैड सच डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द मॉनेटरी इकोनॉमिक्स दैट ही क्रिटिसाइज्ड केनीज। और इतना सुंदर क्रिटिसिज्म है, मतलब थोड़ी टेक्निकल चीजें मैं उसमें जाऊंगा नहीं, कि जो डिफिसिट फाइनेंसिंग होती है, कि जैसे बजट में अगर कुछ ये आ गया तो सरकार जो पैसा छापती है, तो बाबा साहब ने कहा है कि ये पैसा छापना बंद करो क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता है। अब एक इंसाइट देखो, अगर आप इकोनॉमिक्स को थोड़ा भी जानते होंगे, तब जब कभी कोई देश में अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, कोई भी देश में, या इंस्टेबिलिटी होती है, तो सबसे ज्यादा अफेक्ट किसको होता है? जैसे मान लो इन्फ्लेशन बढ़े, महंगाई बढ़ी, तो सबसे ज्यादा फायदा होता है बिजनेस क्लास का, और सबसे ज्यादा नुकसान होता है कंज्यूमर क्लास का। अभी आप कल्पना करिए कि अगर इस देश में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो बिजनेस क्लास को तो बेनिफिट होगा, लेकिन जो 100 करोड़ लोग जो आज भी सब सहारन पॉवर्टी में जी रहे हैं, 2/3 ऑफ इंडिया इज लिविंग इन सब सहारन पॉवर्टी, उसके लाइफ के ऊपर कितना इंपैक्ट गिरता होगा। हम लोग जो मिडिल क्लासेस है, हम लोग जो ये है वो नहीं समझ सकते, लेकिन जो इकोनॉमिक्स की बाबा साहब ने बात की है, इट्स इकोनॉमिक्स ऑफ अ कॉमन मैन। हर बार बाबा साहब के इसमें आता है कि कॉमन मैन का क्या होगा, कॉमन मैन का क्या होगा, कॉमन मैन का क्या होगा। और ये जो दृष्टि इकोनॉमिक्स की, ये हमें समझना है। ये दृष्टि समझने के लिए हमको बाबा साहब को समझना पड़ेगा, जिनके पास मेरे ख्याल से ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हु हैड 2 डिग्रीज, डॉक्टरल डिग्रीज इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द 2 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, आपने सुना रहेगा ये वॉरेन बफेट, आपने किताब पढ़ी देखी होंगी, फुटपाथ पे मिलती है, बेंजामिन ग्राहम की,
वो बाबा साहब का जूनियर था। अगर बाबा साहब न्यूयॉर्क में रहते विद दिस नॉलेज, ही वुड हैव बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आपको पता रहेगा कि जब बाबा साहब बॉम्बे में आए तब उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की कंसल्टेंसी खोली थी। ही वांटेड टू गिव गाइडेंस टू द पीपल कि भैया ये स्टॉक एक्सचेंज में कैसे करते हैं, लेकिन नोबडी केम टू हिम। ये महाराज हमें क्या पढ़ाएगा, कास्ट सिस्टम वापस आ गया उधर। तो 26 के एज में ही जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, एट द एज ऑफ 26, बाबा साहब अम्बेडकर वॉज अ स्पेशलिस्ट इन अ डोमेन कॉल्ड पब्लिक फाइनेंस। बाबा साहब वॉज अ स्पेशलिस्ट इन अ डोमेन। दैट टाइम मॉनेटरी इकोनॉमिक्स नाम की कोई चीज नहीं थी, ये बाद में इमर्ज हुई है सब ये जो टर्म्स है। उस वक्त इकोनॉमिक्स जो है बड़ा मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट होता था। तो बाबा साहब ने लिखा है कि एट द एज ऑफ 26 he has written a letter where he says that he specializes in public finance, pure theory of economics and public finance। और जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है, अगर कोई भी चीजें समझनी है एनालिटिकली, सो यू हैव टू हाउ द एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री। अगर आपको इकोनॉमी समझनी है भारत की, तो आपको भारत की इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री आपको समझनी पड़ेगी। और वो इतनी सुंदर तरीके से बाबा साहब ने लिखी है, जो मतलब किताब है कि एंशिएंट इंडिया कॉमर्स में, इतना सुंदर उसमें विश्लेषण है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसने क्या किया, कैसे एक्सप्लॉइट किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाबा साहब ने स्टैटिस्टिकल मेथड से बताया उस जमाने में कि भारत के जो कैसे मतलब जो वेल्थ है उसका ड्रेनेज कैसे होता है। विद नंबर्स ही हैज कंक्लूसिवली गिवन हाउ इंडियंस आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब बाबा साहब के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमी मतलब उनकी इकोनॉमिक थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, हाल ही में मैंने कुछ लेक्चर दिए, 6 लेक्चर दिए 1.5 घंटे के, तो आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल टॉपिक है। और मैं मतलब 30-40 मिनट में ही मैं अपनी बात को रखूंगा। तो जो चीजें हैं बाबा साहब की, वो एक चीज समझना है कि अगर बाबा साहब की दृष्टि से हमको भारत को देखना है, तो हमको देखना पड़ेगा इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री, जो अपने प्रियम्बल में दिखती है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि वो क्या होता है करके। सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम, कम्युनिज्म इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। बाबा साहब ने उसका क्रिटिसिज्म किया है बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स ने। लेकिन जो सोशलिज्म है उसके बारे में बाबा साहब कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिर्फ एक गवर्नमेंट का स्वरूप नहीं है डेमोक्रेसी। तो क्या है, इट इज इसेंशियली अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी, बाय एक्सटेंशन इट इज इसेंशियली अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। If the economy is favoring a particular class of people, then that is not the economy that we want. That is not the economy that the 2/3 of India wants. And that's where Baba Saheb's whole economic prowess was diverted at. Now, जैसे मान लो आपको सारे राइट्स दिए गए, आपको फंडामेंटल राइट्स सारे दिए गए हैं। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखेंगे पार्ट 3 में आपको सारे राइट्स मिलेंगे, लेकिन वो राइट्स का क्या मतलब है अगर आपके पास इकोनॉमिक राइट्स नहीं है? तो उसके लिए बाबा साहब कहते हैं, वो बड़ी अच्छे तरीके से कहते हैं बाबा साहब, द फियर ऑफ स्टारवेशन, मतलब गरीबी का डर, भूखमरी का डर। द फियर ऑफ लूजिंग अ हाउस, मतलब घर खोने का भय। द फियर ऑफ लूजिंग सेविंग्स इफ एनी। द फियर ऑफ बीइंग कंपेल्ड टू टेक चिल्ड्रन अवे फ्रॉम स्कूल। द फियर ऑफ हैविंग टू बी अ बर्डन ऑन पब्लिक चैरिटी। The fear of having to be burned or buried at public cost are factors too strong to permit a man to stand out for his fundamental rights. और एक जगह बाबा साहब ने कहा कि जहां भी इकोनॉमी और इथिक्स का द्वंद्व होता है, हरदम इकोनॉमी की जीत होती है। अगर आपके सामने मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स है और भूख मतलब आपको आपका पेट भरना है, तो आप हरदम अपनी पेट भरने की कोशिश करेंगे। अगर गवर्नमेंट आपको इंश्योर नहीं करता, दो चीज, और गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट? टू इंश्योर दैट द सिटीजन्स आर फ्री फ्रॉम फियर। सिटीजन के मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम फियर। और एक बोला है फ्रीडम फ्रॉम वांट। तो जब हम कंट्री बनाते हैं, जब नागरिक जो है वो सुप्रीम होता है डेमोक्रेसी में, तो जो उसके राइट्स होते हैं वो सिर्फ सिविल राइट्स नहीं होते हैं, सिर्फ उसके सोशल राइट्स नहीं होते हैं, तो साथ साथ इकोनॉमिक राइट्स होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब चाहते थे कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग बने, फंडामेंटल राइट्स का भाग बने, जो नहीं बने। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आए, लेकिन वो इन्फोर्सेबल नहीं हुए। तो जैसे अगर मतलब मान लो कोई डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है सोसाइटी का, वो भी देखना जरूरी है।
ये जो 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 गहराई में बाबा साहब ने बात की है कि अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाना है, वन मैन वन वैल्यू, तो इतना भी जरूरी, ये भी जरूरी है कि वो देश का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो कैसे है। तो बाबा साहब ने कहा है कि अभी टाइम आया है, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे हो और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे हो। लेकिन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज करने की कोई प्रोविजन हमें एनफोर्सेबल जो प्रोविजन है हमको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलती है। अभी वी ऑल नो, my friend Dr. Prashant has brought to my notice that you have included all the great things that Baba Saheb Ambedkar has done when he was the member of the Viceroy Executive Council. उसमें बहुत सारी चीजें हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, मैटरनिटी बेनिफिट है, मतलब जो माइनर्स है, माइनिंग में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो बाबा साहब ने मतलब इस देश में लाने की कोशिश की और उससे हम सबको समझना जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तब उसको कहा गया पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, मतलब वॉर के बाद पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। और जैसे पता है कि ब्रिटेन जो है वो ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 जो जीता वो चर्चिल के लीडरशिप में जीता। आपको पता होगा कि चर्चिल के लीडरशिप में वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटेन जीता, लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन हुई उसमें चर्चिल हार गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इतना बड़ा आदमी जिसने जो मतलब इंग्लैंड को वर्ल्ड वॉर 2 में जिलाया वो हार गया। और उसके हारने का एक कारण था उसको बोलते हैं बेवरेज रिपोर्ट। तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी जहां बाबा साहब पढ़े थे, और एक बाबा साहब का मित्र भी था सर विलियम बेवरेज, ये सर विलियम बेवरेज ने 1942 के करीब 42-46 के करीब एक किताब लिखी, एक रिपोर्ट लिखी, और उसने बोला कि आवर एनिमी इज नॉट जस्ट द अदर कंट्रीज, वी हैव 5 इंपॉर्टेंट एनिमीज दैट वी हैव टू फाइट। और उसकी जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट लंदन के जो मतलब ट्यूब है उसमें पड़ी गई, हर जगह पड़ी गई, और उसका नतीजा ऐसा है कि चर्चिल इलेक्शन हार गया और एटली जो है वो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बना। ये जो रिपोर्ट है बेवरेज रिपोर्ट, उसको हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि उसका जिक्र जो है वो बाबा साहब ने बहुत बार किया है। मतलब मेरे रेफरेंस में जब मैंने स्टडी किया तो कम से कम 3 बार जो है तो बाबा साहब ने बेवरेज रिपोर्ट का जिक्र किया है, कम से कम 3 बार। तो जो क्या है बेवरेज रिपोर्ट, ये समझना हमें बहुत जरूरी है। इसके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है बेवरेज रिपोर्ट। तो बेवरेज कहता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है ये, उसने जो प्लान बनाया था विलियम बेवरेज ने, उसका नाम था सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विसेज। आज इंग्लैंड में आपको पता रहेगा कि जो हेल्थ सर्विसेज फ्री है, पता है आपको, वहां प्राइवेट डॉक्टर नहीं है इंग्लैंड में, उसको बोलते हैं नेशनल हेल्थ सर्विस। ये बनाया बेवरेज ने। वहां एम्प्लॉयमेंट, अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो 50s और 60s के दशक में इंग्लैंड और अमेरिका में आपको कुछ ये मिलता था, स्टाइपेंड मिलता था। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड इन द वर्ल्ड। वहां पोएट्स पैदा हुए, दुनिया भर के लोग पैदा हुए। एम्प्लॉयमेंट की गारंटी गवर्नमेंट देती थी, अगर आप एम्प्लॉयबल है तो गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट देगी, अगर नहीं है तो गवर्नमेंट आपको कुछ स्टाइपेंड देगा, मानदेय देगा, ताकि यू शुड बी एबल टू सस्टेन योरसेल्फ। बहुत बड़ी बात है ये, जो बोलते हैं हम लोग आज पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ऐसा नहीं है। इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, सब होता है। गवर्नमेंट से बड़ी चीज, आरबीआई से ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं हो सकता। हो सकता है जिस दिन गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं हमको स्ट्रक्चर बदलने हैं, हमको चीजें बदलनी है, तो बदलना चालू हो जाएगा। तो ये बेवरेज जो रिपोर्ट है इतनी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम था सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विसेज, जो रिलीज हुई थी 42 को, और उसके बाद पूरे इंग्लैंड में वाइल्ड फायर की तरह फैल गई। इसको इस बेवरेज ने बाबा साहब को बुलाया था लंदन में 1936 में एलएसी में भाषण देने के लिए। और ये रिपोर्ट बाबा साहब को बहुत पसंद थी। जो थिंक टैंक था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, उसने 1944 के मेमोरेंडम में लिखा गवर्नमेंट को कि इस रिपोर्ट को जैसे वैसे इंडिया में क्या कर दो, लागू कर दो। अभी क्या है रिपोर्ट? ये रिपोर्ट ऐसी है कि ये बोलती है कि मानवता के 5 शत्रु है, 5 ग्रेट इविल्स। एक है पॉवर्टी, एक क्या है, हमारा जो शत्रु है कोई दूसरे देश जो है, वो हो सकता है कि हमारे पॉलिटिकल एनिमी हो, टेरिटोरियल फाइट हो, लेकिन जो इंटरनल हमारे जो एनिमी है, सबसे बड़ा एनिमी कौन सा है हमारा? गरीबी, पॉवर्टी। और पॉवर्टी से क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, डिसेबिलिटी, मैच्योरिटी एंड ओल्ड एज। दूसरा शत्रु कौन सा है? डिसीज। हम सबको कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारियां होती रहती है।
और इस रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था कि इंग्लैंड में जो है नेशनल हेल्थ जो है सर्विस जो है उसको लागू किया जाए, जो आज भी चल रही है। इलिटरेसी, इग्नोरेंस, ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु होता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमीज ये होता है हमारा इग्नोरेंस, इलिटरेसी। तो जो एजुकेशन है, इट शुड बी एक्सेसिबल टू एवरी सिटीजन, फ्री। आप सोचते होंगे कि फ्री एजुकेशन कैसा, अभी तो एजुकेशन इतना महंगा हुआ है। अरे भैया, अगर एजुकेशन देना अगर स्टेट की ड्यूटी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट की ड्यूटी नहीं है, लोगों को पॉवर्टी से रिलीज करना अगर गवर्नमेंट की ड्यूटी, तो गवर्नमेंट बैठा क्यों है?